नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा सिर्फ हिंदी वीडियो के लिए बनाया हुआ चैनल है। पहले मैं प्रतिपक्ष इस मराठी या मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी वीडियो भी डालता था। आजकल मैंने सिर्फ हिंदी देखने वालों के लिए अलग से हिंदी वीडियो बनाना शुरू किया है और वो प्रतिवाद पर डालता हूँ, ना कि प्रतिपक्ष पर डालता हूँ। तो जिनको ये मेरे कंटेंट और वीडियो पसंद आए तो वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सब्जेक्ट मिल जा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर पत्रकारिता पर थोड़ा बात करूंगा। और हिंदी में इस विषय की चर्चा बहुत हो चुकी है। एक बात हम पिछले 5-8 साल से लगातार सुन रहे कि जो भी कोई बीजेपी को, मोदी को गाली नहीं देगा, ऐसे पत्रकार को गोदी मीडिया बोला जाता है। यानी आप तटस्थ पत्रकार तभी होते हो जब आप मोदी को गाली दोगे, बीजेपी के खिलाफ बोलोगे, कांग्रेस की चमचागिरी करोगे। जो मोदी के खिलाफ राजनीति करता है, अगर आप उसका समर्थन करते हो तो आप सच्चे प्रामाणिक पत्रकार बन जाते हो। आप निर्भीड़ पत्रकार हो जाते हो, आप निर्भय पत्रकार हो जाते हो। ऐसे एक माहौल बना लिया है। और इसलिए पिछले 10 साल में आहिस्ते आहिस्ते मेनस्ट्रीम मीडिया जितना न्यूट्रल बनते गया, उतना ही मोदी को गाली देना कम हो गया। तो उसको गोदी मीडिया नाम दिया गया। और जो सालों से अपना एजेंडा चला रहे थे, बीजेपी, संघ, हिंदुत्व, मोदी, इनके खिलाफ गाली गलौज कर रहे थे और एक तरीके से कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने को और जो कुछ गड़बड़ करनी है उस करने में मदद कर रहे थे, वो खुद को बड़े तटस्थ पत्रकार मानने लगे और उन्होंने एक एक करके अपने अलग अलग रास्ते चुने। उनको धंधा नहीं हो रहा है इसलिए मीडिया से निकाल बाहर कर दिया गया। बड़े बड़े चैनल थे इनके, लेकिन जब इनके चैनल धंधा ही नहीं कर रहे तो जो इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा डालता है चैनल बनाने में, वो तो इनको निकाल बाहर करेगा। आखिर में अगर आपको कैपिटलिस्ट का पैसा चाहिए तो आपकी पत्रकारिता धंधे में बदलनी चाहिए। और धंधा होता है तभी कैपिटलिस्ट उसमें इन्वेस्ट करता है। हाँ, आपकी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो आपको करना पड़ेगा। और पत्रकारिता गोदी नहीं होती या और परखट नहीं होती। पत्रकारिता सच्चाई के रास्ते पर चलती है। और इसलिए जब झूठे लोग थे, मक्कार थे, इनके चेहरे पर जो मुखौटे लगे थे वो उतर गए और ये कांग्रेस निष्ठ है, ये दुनिया को दिखने लगा। तब इन्होंने सच्चे पत्रकारों को गाली देना शुरू कर दिया, उनको गोदी मीडिया बना दिया। जैसे हम हैं, हम कभी भी किसी भी पार्टी के साथ नहीं रहे, ना कि किसी पार्टी से हमें कभी मदद मिली है। लेकिन जो जो कांग्रेस की मेहरबानी से पत्रकारिता करते रहे और जिन्होंने अपने घर भर लिए, कमाई कर लिए, वो खुद को कांग्रेसी कहने के बजाय खुद को निष्ठावान पत्रकार बोलते हैं, प्रामाणिक पत्रकार बोलते हैं। और हम जैसे, जिसको बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किससे भी कुछ भी नहीं मिलता, हाँ ऐसे कुछ हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, हमारा घर चल जाता है। मानो कहीं नौकरी कर रहे थे, आज यूट्यूब चला रहे, तो उसमें हमारा घर भर चल रहा है, ना कि कोई चैन ऐयाशी चल रही है। फिर भी हम गोदी पत्रकार हैं। और ये मोदी को गाली देने के लिए अलग अलग पार्टियों से जो फायदा उठाते हैं, वो खुद को तटस्थ पत्रकार मानते। तो बात ये नई नहीं है, पुरानी ही है। लेकिन जब ऐसे पत्रकार एक दूसरे पर कुत्तों जैसे टूट पड़ते हैं तो देखने में बड़ा मजा आता है। बीच की एक बात है, कोई 4PM नाम का एक यूट्यूब नेटवर्क है जो अलग अलग राज्यों के लिए उनका अलग अलग यूट्यूब है और वो मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे चैनल पर सदोदित आने वाले
और मोदी और बीजेपी और संघ हिंदुत्व को गाली गलौज करने वाले जो पत्रकार थे, उनमें आपस में भिड़ंत हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो कोई शर्मा है, मुझे मालूम नहीं, जो उसके मुख्य है, उन्होंने किसी एक पत्रकार को बोल दिया कि भाई अडानी के खिलाफ झूठ मूठ सच बोलते रहना जरूरी नहीं है। तो उसको भी गोदी मीडिया, अडानी ने खरीद लिया वगैरह वगैरह बदनाम किया गया। तो वो बदनाम करने वाले जो थे वो हमारे महाराष्ट्र के मराठी नाम के पत्रकार है, जो आजकल दिल्ली में और हिंदी मीडिया में छाए हुए रहते हैं। चैनल पर जाएंगे, जो चैनल मोदी को, बीजेपी को गाली देना चाहता है, उस पर अशोक वानखेड़े की हाजिरी तो आप देखते होंगे। अब एक बार उसी नाम के हमारे महाराष्ट्र में एक अर्थ मंत्री हुआ करते थे, शेषराव वानखेड़े, जो वसंतराव नाईक के जमाने में 50 साल पहले महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री हुआ करते थे। बाद में एक टर्म वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, सभापति रहे, शेषराव वानखेड़े। तो वो कांग्रेसी थे और कांग्रेस के खिलाफ संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन चलाने वाले जो नेता थे, उनमें दूसरे एक थे जो पत्रकार थे और नेता भी थे, नाटककार थे, लेखक थे, आचार्य अत्रे, जिनके पेपर से, मराठा पेपर से मैंने मेरी पत्रकारिता शुरू की। तो वो आचार्य अत्रे हमारे साहब थे, उनका शेषराव वानखेड़े पर बहुत गुस्सा था, वो एमएलए भी थे। तो उन्होंने वानखेड़े, जो शेषराव वानखेड़े नाम के स्पीकर और अर्थमंत्री हुआ करते थे, उनके नाम में फोड़ की थी, तोड़ की थी। और वानखेड़े ख जो होता है वो र और व मिलकर ख बनता है। तो उन्होंने वो अलग कर दिया था और बोल दिया था ये वानर वेड़े है। आपको मुंबई में मालूम होगा, शेषराव वानखेड़े जो थे वो मुंबई क्रिकेट के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने अलग से एक क्रिकेट का स्टेडियम मुंबई में बना दिया, जिसको आज वानखेड़े स्टेडियम करके पहचाना जाता है। तो अशोक वानखेड़े और शेषराव वानखेड़े, इनके नाम में साधर्म्य और साम्य है। लेकिन जिस ढंग से अशोक वानखेड़े पत्रकारिता करते, बकवास करते हैं, बड़बोलापन करते हैं, वो देखकर मुझे हमेशा आचार्य अत्रे की वो लाइन याद आती है कि वानखेड़े के बजाय इनको वानर वेड़े बोलना चाहिए। अब वानर वेड़े का मतलब आप समझ लीजिए, मराठी में बंदर को वानर बोलते हैं और वेड़े का मतलब होता है पागल। तो एक किसी डिस्कशन में यूट्यूब के मैंने अशोक वानखेड़े को भी पगला बंदर बोल दिया था, तो उनको बहुत गुस्सा आया था। एक किसी वीडियो में मैंने देखा, वो गुस्से से मेरे बारे में बोलते थे, वरना मैं तो उनके लिए बिल्कुल छोटा इंसान हूं। वो तो बड़े नेशनल लेवल के चैनल और यूट्यूब पर हमेशा हाजिरी लगाते हैं, भाव तो उधर नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि ये जो अशोक वानखेड़े है, वो अपने को पत्रकार मानते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता से भी वो राहुल गांधी के लिए बहुत लॉयल वर्कर है, राहुल गांधी के मानो चाकर या नौकर है। ये राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में जाते थे, उनकी चमचागिरी चाटुकारिता करते थे, वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक विचारधारा से जुड़े रहो, उसका समर्थन करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके नेता के काम की आप अगर चर्चा करोगे, प्रशंसा करोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो गुणवत्ता, जो कौशल उस नेता में है ही नहीं, उसमें कोई कर्तृत्व ही नहीं, फिर भी आप जब उसकी चमचागिरी करते हो, प्रशंसा करते हो, तब आप चाटुकार बन जाते हो। और राहुल गांधी ने आज तक ऐसा एक भी काम नहीं करके दिखाया पिछले 2 दशकों में, 2004 से 24 तक, कि राहुल गांधी की सराहना की जाए, एक पॉलिटिकल लीडर करके उनकी प्रशंसा की जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बल्कि राहुल गांधी अपनी माता से कांग्रेस की लीडरशिप अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगे, वहां से कांग्रेस का अस्त होना शुरू हो गया। सिर्फ 10 साल में राहुल गांधी ने कांग्रेस को इस हालत में ला दिया कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री की
रेस में आया हुआ नेता कांग्रेस मुक्त भारत की भाषा करने लगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस को खुद ही इतना दुबला बना दिया कि कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव से भी उभर नहीं पा रही है। ऐसे नालायकी दिखाने वाला जो नेता है उसकी जब आप सराहना करते हो तो आप ना पत्रकार रहते हो, ना प्रवक्ता रहते हो, ना प्रशंसक रहते हो, आप चमचा बन जाते हो। तो अशोक वानखेड़े जिस ढंग की पत्रकारिता करते थे तो उनके नाम पर एक ठप्पा लग गया कि ये राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। जब ऐसे होता है और आपको एक ठप्पा लग जाता है कि आप सबसे बड़े उनके चाटुकार हो राहुल गांधी के, तो आपको भी लगने लगता है कि मैं और राहुल गांधी में फर्क क्या बचा है। मानो राहुल गांधी की विचारधारा यानी मेरी ही विचारधारा है, यानी अशोक वानखेड़े की विचारधारा है। राहुल गांधी को अपना भला कहाँ है और कहाँ नहीं है ये भी नहीं समझ रहा है, सिर्फ अशोक वानखेड़े को समझ रहा है। कांग्रेस का अगर भला करना है, कांग्रेस को अगर विजय की ओर लेके जाना है तो राहुल गांधी भी नहीं ले जा सकते। तो कांग्रेस का हित सिर्फ, कांग्रेस का भला सिर्फ अशोक वानखेड़े समझते हैं। इस ढंग की आपकी मानसिकता हो जाती है और बिल्कुल इसी चंगुल में अशोक वानखेड़े फंसे हुए और इसलिए वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करते, ना कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी तय करना चाहते हैं। और ये जो हालत हो जाती है वो बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। हाँ, जब आप किसी व्यक्ति की सराहना करते हो, प्रशंसा करते हो, तो उसके समर्थक चमचे जो है वो आपको तालियां बजाते हैं। लेकिन जब आप उसकी गलतियां दिखाना शुरू कर देते हो तो वो सारे प्रशंसक जो है वो आप पर टूट पड़ते हैं और वही चंगुल में, वही क्या बोलते हैं उसको, जाल में अब अशोक वानखेड़े फंस गए। क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था वो हुआ था। उसके बाद पहला चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर का था। उसमें हरियाणा में तो 10 साल के बाद बीजेपी हारेगी ही हारेगी, ये इनकी पॉलिटिकल थियरी थी। और अकेले अशोक वानखेड़े की नहीं थी, बहुत सारे मानो सब के सब पॉलिटिकल थियोरिटिशियन जो है, विश्लेषक है, वो यही बात बोल रहे थे कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी और इस चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सत्ता गवा बैठेगी। असल में उसकी शुरुआत तो 5 साल पहले हुई थी। 2004 में जब बीजेपी ने अपना बहुमत पाया और हरियाणा में सरकार बनाई, तो 5 साल बाद के चुनाव में बीजेपी हरियाणा विधानसभा में अपना बहुमत नहीं रख पाई, गवा बैठी। उनको जेजेपी नाम की एक छोटी पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा और सत्ता बचानी पड़ी। तो ऐसे में 10 साल हो गए, जेजेपी इनका साथ छोड़कर चली गई। तो अपने आप बहुत जल्दी यानी चुनाव में 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी का संकट तलवार बीजेपी की सर पर डोल रही है और गिर जाएगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। या अगर सब लोग बोल रहे हैं तो जोर शोर से कांग्रेस की सत्ता आ ही गई, ऐसी बात अगर अशोक वानखेड़े करे तो गैर नहीं था। लेकिन जब ऐसा होता नहीं, एक तो बात होती है कि आप अपनी अकल से कुछ बात करो तो उसमें गलती हो या सही हो, आप गलती कर बैठे तो आप मान लेते हो कि मेरी गलती हो गई। लेकिन आपके पास उतना दिमाग ही नहीं है, ना कि राजकीय सोच है, और आप तो तोते जैसा रटा रटाया बोलने लगते हो, तो जब गलती हो जाती है तो वो मानना आसान नहीं होता। और अशोक वानखेड़े की वही तो समस्या है, उनका अपना दिमाग इतना नहीं चलता कि राजनीतिक विश्लेषण वो कर सके या थियरी समझ सके। तो हुआ है कि ये हरियाणा में बीजेपी का वजूद तक खत्म होने जा रहा है, ऐसी बात कर रहे थे। यानी कि जो 90 सीटों के लिए हरियाणा में चुनाव हो रहा था, वहां शायद 5 या 10 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी और 90 में से 70 से ज्यादा सीटें भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस ले जाएगी, ये इनका आकलन था। और वो इतना फ्लैट हो गया
कि बीजेपी तीसरे चुनाव में अपना बहुमत लेकर सत्ता में आ गई। 5 साल पहले जो बहुमत गवाया था वो उन्होंने वापस लाया, तो नाक किसका कट गया? नाक तो अशोक शेवड़े का कट गया, अशोक वानखेड़े का कट गया। वही तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आपके पास दिमाग नहीं, आप रट रटाया बोलते हो। जैसे आपको मालूम होगा, एग्जामिनेशन में, परीक्षा केंद्र में, आप दूसरे किसी का, आगे वाले, पीछे वाले, साइड वाले बच्चे का देखकर आप अपने सवालों के जवाब लिखते हो। अगर वो गलत हो गया तो आप अपने आप गलत हो जाते हो, और परीक्षा में रिजल्ट आता है तो आप फेल हो जाते हो। फिर रोलन होना शुरू हो जाता है कि उसकी गलती थी, मेरी क्या गलती थी, उसने गलत लिखा, मैंने तो नकल उतारी थी। क्योंकि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं नकल मार रहा हूं। अगर नकल में भी फेल हो गया तो ओरिजिनल जिसकी कॉपी की थी उस पर आप ब्लेम डालना शुरू कर देते हो। बिल्कुल वही बात अशोक वानखेड़े की हो गई, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गाली देना शुरू कर दिया, मानो कांग्रेस की हार हुई ही नहीं है। हार तो अशोक वानखेड़े की हो गई। इस ढंग से इनका रोना धोना शुरू हो गया 8 अक्टूबर के बाद, जब हरियाणा के चुनाव शाम तक सामने आ गए और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और बीजेपी तीसरी बार जीत गई। तो हार का दुख जितना कांग्रेस पार्टी वालों को नहीं था, उतना ये चाटुकार अशोक शेवड़े जैसे है, अशोक रानड़े जैसे है, उनको ज्यादा दुख था, क्योंकि उनकी कॉपी पकड़ी गई थी। वो फेल हो गए थे, लेकिन फेल मैं नहीं हुआ। मैंने जिसका रटा रटाया लिख रहा था उसकी कॉपी कर दी, तो गलती उसकी है, ये बताने के लिए इन्होंने राहुल गांधी के, जो बिल्कुल विश्वासु माने जाते हैं, नजदीकी माने जाते, संगठन मंत्री है कांग्रेस के, वेणुगोपाल, उनको गाली देना शुरू कर दिया। उनकी अय्याशी पर उन्होंने उंगली उठाई। एक बात साफ होती है कि वेणुगोपाल हो या कोई भी नेता हो, वो भी इंसान है। प्यार हो, राग हो, खुन्नस हो, ये सब भावनाएं नेताओं में भी होती है। प्यार हो, झगड़ा हो, लफड़ा हो, चारित्र्य हो, वो सब हर इंसान में होता है, कम ज्यादा होता है। तो जब कोई सार्वजनिक पब्लिक लाइफ में होता है तो उसके पर्सनल बात को छूना गलत है। अशोक रानड़े ने, अशोक वानखेड़े ने बिल्कुल वही बात कर दी। वो इतने गुस्से में थे कि मानो खुद हरियाणा का चुनाव हार गए, और अशोक वानखेड़े ही कांग्रेस के अध्यक्ष है। इस तरीके से उन्होंने वेणुगोपाल को गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और यहां तक आरोप लगाया कि वेणुगोपाल ने हरियाणा को अपने अय्याशी का अड्डा बना दिया है। और पकड़े गए, पकड़े गए, क्योंकि अब वानखेड़े के खिलाफ कांग्रेस की जहां सत्ता है तेलंगाना में, वहां एफआईआर दर्ज किया गया, होना ही था। देखो एक बात होती है, जो पालतू जानवर होता है वो पालतू जानवर से मालक प्यार बहुत करता है, लेकिन जब अपनी जान पर चली आए तो सबसे पहला बलि उसी पालतू जानवर को बलि दिया जाता है। और वही बुरी हालत अब अशोक वानखेड़े की हुई है। आपको जितना स्पेस दिया है, जितना अधिकार दिया है, या जितनी आपकी अनदेखी की गई है, बस वही आपका दायरा होता है, वो दायरा क्रॉस नहीं करना। आप आज तक इन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, होम मिनिस्टर अशोक हमारे अमित शाह हो, या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उनको बहुत सारी गालियां दी है, बहुत बुरी शब्दों में उनकी आलोचना की है, लेकिन बीजेपी ने कभी इनको तकलीफ नहीं दी। लेकिन जिनकी चाटुकारिता करते थे, बस उन्होंने इन पर डायरेक्ट एफआईआर दर्ज किया, ना कि नोटिस भेजी। नोटिस ये तो ठीक है, बीजेपी वाले कभी कभी किसी को नोटिस भेज देते हैं, लेकिन अब ये हुआ है कि बुरे फंस गए, क्योंकि एफआईआर दर्ज किया है, और जब एफआईआर दर्ज होता है
तो क्रिमिनल एक्शन शुरू हो जाते हैं। डिफेमेशन की नोटिस आ जाती है, आप कोर्ट में जाते हो तो उसको टाइम लगा सकते हो, लेकिन जब पुलिस केस होती है तो इनके पास, इसीलिए मैंने जितना सुना देखा, अलग अलग यूट्यूबर्स हमारे जैसे राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी जो है वो कोस रहे, तो मैंने जितना अशोक वानखेड़े को समझने की कोशिश की, तब मुझे ध्यान में आ गया कि इनका निकाह हलाला हो गया। निकाह हलाला जानते हो, ये शब्द आजकल पिछले कुछ सालों में बहुत प्रसिद्ध हुआ है, निकाह हलाला। जब एक मुस्लिम पति गुस्से में आकर या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को, बीवी को तलाक दे देता है, तलाक 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 3 बार बोल देता है, तो उसकी शादी टूट जाती है और लीगली टूट जाती है। अगर नशे में है या किसी भी कारण से हो, आगे चलकर उसको पछतावा हो जाता है और वो उसी को ही अपनी बीवी फिर से बनाना चाहता है, तो वो फिर से उसके साथ शादी नहीं कर सकता। शरिया के अनुसार उस औरत को दूसरे किसी मर्द से एक दिन के लिए तो शादी करनी पड़ेगी, हम बिस्तरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर उससे खुला लेकर, यानी फिर दूसरा तलाक लेकर वो जब मुक्त हो जाएगी तभी अपने पहले पति से शादी कर सकती है। तो उसको निकाह हलाला बोलते हैं, यानी ट्रांजिशनल। वही पति ने तलाक दी है तो उसी के साथ शादी करने के लिए, जो पहचान का नहीं, जो प्यार वाला नहीं, जो अपना नहीं, उससे भी बेशर्मी की बात करने जैसी कृति करनी पड़ती है। वो जो दुख होता है, वो जो दुख होता है, उसी दुख से हमारे कांग्रेस निष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े गुजर रहे हैं। गुस्से में आकर उनके ही पार्टी ने, लाडली पार्टी ने या लाडले पति ने उनको तलाक 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 बोल दिया है, और वापस अगर उसी से संसार करना है, घर बसाना है, तो निकाह हलाला करना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो निकाह हलाला जिसको बोलते हैं, उसकी जो वेदना यातना है, उस प्रोसेस से अब अशोक वानखेड़े जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा ड्रामा बाकी है। मैं यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।